नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर भी, क्योंकि किस तरह से आज बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से फारूक अब्दुल्ला को मिली है। और उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अब गुलाम नबी आजाद के खिलाफ तंज कसते हुए भी नजर आए। बातों ही बातों में एक बहुत बड़ा बयान यहां पर जारी कर दिया गया, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ग्राउंड पर सिचुएशन जो है बनती हुई दिख रही है, लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को बसर करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या आम जनता तक पहुंच रही हैं या नहीं, इस पर बातचीत करेंगे। और उसके साथ ही आपको बताएंगे कि जो रेफरे फॉरेस्ट के अंदर कुछ लोगों को रखा गया था, उनको लेकर कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन वहां पर किस तरह से काम हुआ। सबसे पहले आपको कश्मीर लिए चलेंगे और फारूक अब्दुल्ला को आज जिस तरह से कोर्ट से राहत मिली है, सनम एजाज क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देख लीजिए। सरकार के खिलाफ बयानबाजी मुल्क दुश्मनी नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज के फैसले की सुर्खी है। और ये फैसला फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो मामला था उसी में दिया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के हालात के बाद बयान दिया था। नाम चीन का लिया था, नाम पाकिस्तान का लिया था, और दिल्ली की एक टीम ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मुल्क दुश्मनी का केस दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती रही। आज समाअत के दौरान मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैसले को खारिज करते हुए बताया कि फारूक अब्दुल्ला का बयान हो या किसी का और का बयान, अगर सरकार के खिलाफ है तो ये मुल्क के खिलाफ नहीं है। मुल्क का हर बयान मुल्क के खिलाफ नहीं होता है। और फारूक अब्दुल्ला को न सिर्फ इस केस में बाज़ाब्ता तौर पर बाइज़्ज़त बरी भी किया, बल्कि केस करने वालों को 50,000 रुपये का जुर्माना भी का फैसला भी सुनाया। और ये जुर्माना इसलिए किया गया कि वो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। साफ जाहिर है काफी दिनों से चलन था, काफी दिनों से बताया जाता था कि सरकार के खिलाफ बात करो तो मुल्क के खिलाफ बात है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने साफ कर दिया कि सरकार के खिलाफ कुछ भी हो, लेकिन वो मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती है। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजमुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि तजमुल आज रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि किस तरह से रहबरे फॉरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों को यहां पर लगाया गया था और उसके बाद उनके ओहदे को बदला जाना था, जिसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी। लेकिन उस कमेटी ने अभी तक कितना काम किया है, रिपोर्ट में देख लीजिए। आशा सरमाल, जम्मू कश्मीर में जब आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जानने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा आज इस डिपार्टमेंट को और जानने की कोशिश करते हैं। साबिक हुकूमत में महबूबा मुफ्ती और उस वक्त के फॉरेस्ट मिनिस्टर लाल सिंह के वक्त में रहबरी जंगलात के तौर पर पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने फॉरेस्ट्री में अपनी प्रोफेशनल डिग्रियां मुकम्मल की, जम्मू कश्मीर से बैरून रियासत से या यूटी से बाहर, उसके बाद एक स्कीम के तहत इन्हें रहबरी जंगलात के तौर पर तैनात किया गया। और उस वक्त ये कहा गया कि इसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया जाएगा, एलिवेट किए जाएंगे, लेकिन अभी तक वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ। बीते साल में चीफ सेक्रेटरी की नोटिस में यह मामला लाया गया कि जिन अफराद को फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर या रेंज ऑफिसर के तौर पर होना चाहिए था डिपार्टमेंट में, उन्हें रहबरी जंगलात स्कीम के तहत सिर्फ आरजी के तौर पर उनसे काम लिया जा रहा है। हालांकि महकमे के पास मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी है और सब्ज सोने की लूट खसूट को बचाने के लिए प्रोफेशनल और पढ़े लिखे लोगों को डिपार्टमेंट में एंगेज करने का मतलब था कि अब जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट्स को, चाहे वो खता पीर पंजाल के हों या जम्मू कश्मीर की गुरेज या करना के ऊपरी इलाके में हों, और फॉरेस्टों की दिफा के लिए प्रोफेशनल टीम को मैदान में लाया गया था। हुकूमत की सोच कुछ कदर मुख्तलिफ तरीके से काम कर रही थी और उस वक्त की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा था कुछ वक्त रहबरी जंगलात के तौर पर रहेंगे, उसके बाद इन्हें एलिवेट किया जाएगा, ऑर्डर मॉडिफाई किए जाएंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को अपना हक मिलेगा। हालांकि जंगलात महकमे में भी कैजुअल लेबर्स, कंट्रैक्चुअल, कंसोलिडेट नीड बेसिस पर आपको पौधे उगाने, पौधे काटने या एक्सट्रैक्शन टिम्बर के लिए बहुत सारा मैन पावर काम आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब आपके पास प्रोफेशनल, पोस्ट ग्रेजुएट और उसके बाद पीएचडी करने के बाद ये नौजवान ब्रिगेड जम्मू कश्मीर वापस पहुंचा, चाहे आप जम्मू कश्मीर के बाहर किसी भी यूटी या स्टेट की बात करें, वहां से डिग्रियां मुकम्मल की। लेकिन आज भी जो मामला है वो चीफ सेक्रेटरी साहब की नोटिस में है और अभी तक इन नौजवानों के लिए इस ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं किया गया। कितने ही डिपार्टमेंट हैं, जिस वक्त रहबरी ज़राअत की हम बात करेंगे आहिस्ता अपने अपने प्रोग्रामों में, लेकिन रहबरी जंगलात में जो लोग हैं जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्रियां मुकम्मल की है, उनका मुतालिबा है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि दूसरे डिपार्टमेंट के तर्ज पर रहबरी जंगलात लगने के बाद जिस तरह से एक आरईटी टीचर बाज़ाब्ता तौर पर टीचर का ओहदा पाता है, इसी तरह आरजेएस को अपना वो पोजीशन मिलना चाहे जिसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई।
चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर के अंदर प्रेस क्लब के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, इरफान क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। शहर श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट जो है खास तौर पर उनके तनख्वाहों को लेकर है। उनके तनख्वाह जो है वो कई टाइम से वागुजार नहीं किए गए हैं और हमने देखा कि आज प्रेस कॉलोनी आकर मैक्सिमम खातून ने आकर धरना दिया और नारेबाजी भी की और सरकार से उनकी खास तौर पर यही मुतालबात और यही अपील है कि अगर उन्होंने कोविड के इस कहर में भी अपने काम को अंजाम दिया है मगर आज तक उनकी तनख्वाहों को वागुजार क्यों नहीं किया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तनख्वाहों को लेकर भी उनकी यही अपील है कि पिछले 5 साल से जो उनकी तनख्वाहें है उसमें कोई इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। एक जानिब अगर देखा जाए आजकल के मसाइल और आजकल के जो हालात है इन सारी सिचुएशंस को लेकर तनख्वाहें वागुजार नहीं होती है मगर इसके बावजूद भी हमने देखा कि लगातार उनके काम को पसंद नहीं किया जाता है। उनका मानना है कि एक जानिब अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आकर सरकार तक बात पहुंचाने का एक ही मसला था कि आखिरकार अगर हमारे काम को सराहा नहीं जाता है तो इतनी देरी क्यों, अगर सराहा जाता है तो देर न करते हुए उनकी तनख्वाहें वागुजार होनी चाहिए। और खास तौर पर उनका यह भी मानना है कि बच्चे और बच्चों की फीस को लेकर भी उनके सारे सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि आजकल एक साइड से घर को पालना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है मगर इस बावजूद भी उनका मानना है कि सरकार तसमस है। अब उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर और दीगर इंतजामिया से यही अपील है कि उनकी तनख्वाहें वागुजार की जाए और उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो। चलिए अब रुख करते हैं जिला बांडीपुरा का और बांडीपुरा के अंदर भी आज यहाँ पर हमारी जो सेना है उसकी तरफ से इनिशिएटिव उठाया गया क्योंकि कुछ जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई थी जिसमें काफी ज्यादा लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ी। लेकिन आज हमारी सेना की तरफ से एक बहुत ही बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है, लोगों को राहत पहुंचाई गई है, राशन वितरण का समारोह यहाँ पर कराया गया है। जहूर किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, देखिए। बात करेंगे आज 13 राष्ट्रीय राइफल्स जो 3 सेक्टर मानसबल ने आज कल जो वाकया पेश आया था, जो एक रेजिडेंशियल हाउस जो है आग की वारदात में लपेट में आया था और वो पूरी तरह से जो डैमेज हुआ था। जो सुदरकोट बाला बांडीपुरा का एक विलेज है वहाँ की जो कंपनी है वहाँ वो गए मदद के लिए और वहाँ पे जो राशन पानी और वो गर्म वहाँ की जो कपड़े को जो है फराहम किए गए और वहाँ पे जो है रेस्क्यू भी किया गया है और वहाँ पे जो बचाव कार्रवाई में जो वहाँ के जो सीओबी जो सुदरकोट बाला में जो 13 राष्ट्रीय राइफल की कंपनी है वो वहाँ पे पहुंची और उन्होंने बचाव कार्रवाई में जो है बचाव कार्रवाई की। आज वहाँ पे गए हैं जो 13 राष्ट्रीय राइफल्स के बबर बहन जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो 2IC है 13 राष्ट्रीय राइफल्स के वो भी वहाँ पे गए और वहाँ के जो कंपनी कमांडर हैं सुदरकोट बाला के वो भी वहाँ पे गए और उन्हें राशन कम्बल और उनके बांटे और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने 13 राष्ट्रीय राइफल्स का बहुत शुक्रगुजार किए कि इन जो मुसीबत के वक्त पे काम आता है और इनको जो है सराहना किया गया है। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं और राजौरी से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से जमशेद मलिक हमें रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर जो 2 गुट देखने को मिले हैं, जो एक समर्थन में देखा गया और एक विपक्ष में देखा गया है, विरोध में देखा गया है। और जाहिर तौर पर गुलाम नबी आजाद ने जब से जम्मू का दौरा किया है, कश्मीर का दौरा किया है, अब कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। जमशेद मलिक से खास बातचीत हुई है यूथ कांग्रेस के लीडर की, क्या कुछ उनका कहना था, देख लीजिए। कांग्रेस में 2 धड़ों की बातें कई अरसा से सुनने को आ रही थी मगर कल सबके सामने वो चीज भी आई है जहां कल गुलाम नबी आजाद साहब के दौरे के बाद यूथ कांग्रेस के कुछ लीडरों ने आजाद के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और देर शाम को फिर कुछ यूथ लीडरान ने उन लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जिन्होंने आजाद साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। कांग्रेस में क्या 2 धड़े हैं, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ यूथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन इफ्तिकार जी हैं, इनसे जानेंगे। इफ्तिकार जी, जिस तरह कल एक मामला सामने आया कि गुलाम नबी आजाद के टूर के बाद जम्मू में कल यूथ कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस के आजाद साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस में 2 धड़े कल खुलकर सामने आए हैं? देखिए, इसमें मैं धड़ा नहीं कहूँगा क्योंकि हिंदुस्तान में अगर वही बात जो मोदी जी कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो बात करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, तो अगर ये इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री है और कांग्रेस जो है एक जमहूरी पार्टी है और एक बहुत बड़ा परिवार है जिसने देश को आज़ाद करवाया, तो उसमें अगर कोई अपने जज्बात को जाहिर कर रहा है तो वो धड़ा नहीं हो सकता। वो उसकी मतलब वो उसकी अपने उसकी फीलिंग्स है, उसकी ख्वाहिशात है। एक वर्कर जो होता है वो उसको पूरी आज़ादी है कि वो अपनी बात कह सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं जिस तरह आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, फोन बंद हुए, जिस तरह हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में कल 2 धड़े खुलकर सामने आए हैं,
एक एंट्री हुआ और एक हक में प्रोटेस्ट हुआ। और वैसे एक ऐसे लीडर के साथ जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर रहा और एक चेहरा रहा है कांग्रेस का, जिसे माना जाता है हमेशा, मगर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना, उसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि बीजेपी ने प्रोटेस्ट नहीं किया बल्कि कांग्रेस ने कांग्रेस के खिलाफ। बीजेपी के प्रोटेस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा कि वर्कर के जज्बात होते हैं। अगर जिस तरह मोदी जी की जो नीतियाँ थी वो इस तरीके से नीतियाँ हैं, उनकी नीतियों ने इतने जख्म दिए हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कि अगर कोई उनका नाम भी लेता है तो लोगों को गुस्सा आ जाता है। तो वर्कर के जज्बात होते हैं। जब यही कांग्रेस की खूबसूरती है कि उसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। एक आखिरी क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, आज़ाद साहब या मीर साहब? देखिए, चेहरे की बात कहीं भी कांग्रेस पार्टी का अभी चुनाव जहां भी लड़ रही है, आपने पहले भी देखा होगा कि कहीं भी चेहरे की बात नहीं होती है। कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें लोग तय करते हैं, एमएनएस तय करते हैं जो भी, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब हैं, तो गुलाम अहमद मीर साहब तय करेंगे चीज़ें किस तरीके से चुनाव लड़ना। और आज़ाद साहब भी यहाँ के लीडर रहे हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो मिलजुल के ये सरकार यहाँ चुनाव लड़े जाएंगे और फिर पार्टी लीडरशिप तय करेगी और लोग तय करेंगे, जो एमएलए जीत आएंगे वो तय करेंगे। ये तो बात की बात है। हमने जहाँ भी चुनाव लड़ा, चाहे आज भी जिन स्टेटों में चुनाव है, वहाँ किसी चेहरे पे नहीं, चेहरा हमारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। हमारी पार्टी का चेहरा वही है। उनके चेहरे पे, उनके कामों पर, कांग्रेस पार्टी के बलिदान जो दिया है, जो गांधी परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया, उसी के चेहरे पर हम उन्हीं के कामों पर चुनाव लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन इफ्तिकार साहब, जिन्होंने अपनी पार्टी की कुछ चीज़ें छुपाने की ज़रूर कोशिश की है, क्योंकि कल जिस तरह हमने देखा है कांग्रेस के दो धड़ों में खुलकर हमने सामने आए, मगर इनका ये कहना था उस पर कि यहाँ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें हर वर्कर को हक है अपनी आवाज़ बुलंद करने। चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलते हैं और डोडा से भी दिखा देते हैं कि सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वसीम किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। म्युनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारी आज फिर से सड़कों पे आए हैं। आप ये देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं आज काम छोड़ हड़ताल पे हैं और पूरे टाउन के अंदर काफ़ी खस्ता कंडीशन है, क्योंकि सुबह से इन लोगों ने सफाई भी नहीं की है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या इनकी डिमांड्स है और क्यों आज सड़कों पे आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सजाद अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। क्या आपकी डिमांड है? क्यों? हमारी डिमांड सर ये है कि एक तो रेगुलराइज के बारे में 15-20 साल हो गए कैजुअल लेबर को, और हमारी जो मैक्सिमम वेज एक्ट जो इन्होंने यूटी बनाया है तब से हम बोल रहे हैं इनको कि मैक्सिमम वेज जो एक्ट है वो दे दो। और हमारे जो सफाई कर्मचारी है इसमें तो कोई 15-20 साल से हमारे सफाई कर्मचारी जो कि अभी परमानेंट नहीं हुए हैं, और हम ये बोल रहे हैं इनको कि हम जो स्टाफ है बहुत कम स्टाफ है, सफाई कर्मचारी बहुत कम है और स्टाफ सफाई कर्मचारी लगाए। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा हूँ। क्या बताना चाहेंगे जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं आज काफ़ी सारे लोग लेके यहाँ पे? सर, हमने पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर बार जिस वक्त भी हमने स्ट्राइक की तो हमारे साथ शानो बशाना रही और गवर्नमेंट की कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचाई। तो हमारा प्रोटेक्शन ये है कि जिस दफ़ा भी हमने हड़ताल की, अपना हक मांगा, उस वक्त हमें बोला गया कि आपको हक दिया जाएगा मगर आप 1 महीना ठहरिए, आपको हक दिया जाएगा 2 महीने ठहरिए। चलिए, सफाई कर्मचारी साफ तौर पे गुस्सा, आप देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों का गुस्सा है। और अभी तक काफ़ी सारी सरकारें चेंज हुई, इनके साथ काफ़ी सारे वादे किए गए हैं, मगर ज़मीनी सतह पे कहीं पे वो वादे नहीं है। इनकी साफ तौर पे अपील है, जो भी हायर अथॉरिटीज़ इनको देख रही है, इनका साफ तौर पे अपील है उन लोगों से कि जल्द से जल्द इनका जो मसला है वो हल किया जाए। चलिए अब आपको जिला कठुआ लिए चलते हैं और कठुआ से भी सरबजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरबजीत दिखा रहे हैं कि किस तरह यातायात की समस्याओं को निपटने के लिए, समस्याओं को सुधारने के लिए यहाँ पार्षदों की आज बैठक हुई है। क्या कुछ निकलकर सामने आया है, देखिए। कठुआ शहर की यातायात व्यवस्था और कठुआ शहर के लोगों को पेश आ रही समस्याओं के प्रति आज नगर परिषद कठुआ में सभी पार्षदों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद के अध्यक्ष
नरेश शर्मा ने की, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मुख्य तौर पर अगर बात करें तो मुख्य तौर पर शहर में जो यातायात व्यवस्था है, जो पार्किंग की समस्या है, उस पर आज विचार विमर्श किया गया और सभी पार्षदों की आम राय वहां पर जानी है। आपको ये बता दें कि शहर में इन दिनों यातायात समस्या हुआ वो जो उत्पन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार शहर में गाड़ियां जो है वो बढ़ रही हैं, इससे में पार्किंग की समस्या है। वही दूसरी सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि शहर में लगातार रेहड़ी फड़ियों जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज शहर में ये इस तरह की नगर परिषद कठुआ में ये बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में एक आम राय बनाई गई कि जितनी भी रेहड़ी फड़ियां हैं उनके लिए एक जोन जो है वो तय किया जाएगा और दूसरा जितनी भी शहर में रेहड़ी फड़ियां हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। आखिर शहर में पता चले कि कितनी रेहड़ियां यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और कितनी अनरजिस्टर्ड रेहड़ियां यहाँ पर चल रही हैं। आपको ये भी बता दें कि शहर में अब आने वाले दिनों में अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान है वो नगर परिषद कठुआ चलाएगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस जो है इस अभियान को यहाँ पर चलाए हुए और पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ ने भी नगर परिषद कठुआ को लिखित में दिया है कि जिस प्रकार से लगातार शहर में कंजेशन बढ़ रही है, ऐसे में वो लोग इसके प्रति एक अभियान चलाएं। वहीं एक महत्वपूर्ण चर्चा और की गई, जिस प्रकार से सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आज उनकी हड़ताल का तीसरा दिन है, तो उसको लेकर भी आज शहर में नगर परिषद कठुआ में जो है वो विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से इनकी हड़ताल जो है वो समाप्त कराई जाए, क्योंकि जिस प्रकार से 3 दिन से ये लोग हड़ताल पर हैं, शहर में गंदगी का आलम है, हर और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि प्रशासन जल्द से जल्द इन लोगों की मांगे मान ले ताकि शहर में जो सफाई व्यवस्था है उसको वापस सुचारू ढंग से चलाया जा सके। बात करें रामबन में जो चोरियों का सिलसिला है वो रोज रोज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा कि दुकानों की चोरियां हुई, जो बड़ी बड़ी दुकानें थी, और सबसे पहले जो चोर है वो काफी एक्सपीरियंस लगते हैं, काफी मुझे लगता है कि वो तजुर्बाकार चोर है, जिन्होंने पहले तो सीसीटीवी जो कैमरास थे वो तोड़े, उसके बाद उनका डाटा जहां स्टोर होता था वो चीजें तोड़ी और उसके बाद उन्होंने चोरी की और साजो सामान जो तमाम चोरी करके ले गए। हालांकि पुलिस में केस भी दर्ज किया गया, पुलिस तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चोरियों का सिलसिला है वो रुक नहीं रहा। बानीहाल की अगर हम अंदर की बात करें तो बानीहाल के अंदर भी पिछले दिनों चोरियों का जो सिलसिला है वो सामने आया, तो पुलिस ने तहकीकात करके जो चोरी हुआ सामान था वो तो बरामद किया है। लेकिन कल रात की अगर जहां बात करें तो रामबन के मैत्रा इलाके से एक अल्टो केटन जो गाड़ी थी वो चोरी की गई है। हालांकि जो जिस शख्स की वो गाड़ी थी उससे बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जवाहर टनल के उस पार उस गाड़ी को देखा गया है, रात के लगभग 2 बजे के आसपास पे वहां से क्रॉस हुई है। और दूसरी तरफ हम देखें दूसरी गाड़ी एक है जिसको कुछ साजो सामान उसके अंदर था, बैटरीज वगैरह, स्पीकर्स वगैरह, जो भी जरूरी चीजें थी गाड़ी की वो निकाली गई। हालांकि गाड़ी उनसे स्टार्ट नहीं हुई तो वहीं पे छोड़ी। इसको लेकर पुलिस पे केस दर्ज है, पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन लोगों में लोगों ने डिमांड की है कि रामबन के जो भी मेन पॉइंट्स है, जिस तरह से हम शान पैलेस की बात करें, मैत्रा चौक की बात करें, डिस्ट्रिक्ट चौक की बात करें, मस्जिद मार्केट रामबन की बात करें, कैफेटेरिया मोड़ की बात करें, टी चौक की बात करें, जो मेन पॉइंट्स है वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे हों ताकि जो भी कोई चोरी हुई चीज है उसको जो है अच्छी तरह से देखा। अनंतनाग के विश्व काजीगुंड में आज कश्मीरी पंडितों ने यहाँ पर महाशिवरात्रि के चलते यहाँ पे जो कश्मीरी भाईचारा है उसको आज एक बार फिर यहाँ जिंदा किया है। कश्मीरी लोगों ने आज विश्व आकर यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को मुबारकबादी दी। वही इस सिलसिले में DIG जनूबी कश्मीर अतुल कुमार के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी यहाँ आकर इनको मुबारकबादी दी। साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भी यहाँ आकर लोगों से मुलाकात हुए और उन्होंने हैरत के सिलसिले में यहाँ पर हो रहे जो भी काम जिला इंतजामिया ने यहाँ पर हाथ में लिए हैं उस सिलसिले में यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ बात की। यहाँ पर कश्मीरी पंडितों ने एक रंगारंग तकरीब का भी एहतमाम किया जिसमें मकामी फनकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों की एक कसीर तादाद विश्व काजीगुंड में मौजूद रही और उन्होंने यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को मुबारकबादी भी दी। 80 सालों से यहाँ पे ये कान कनी का काम जो चल रहा था ना, लोग मतलब अपने हाथों से पत्थर निकाल कर इसी पर अपना रोजगार कमा रहे थे और इसके साथ हजारों लोग मुंसलिक, हमारे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बेरोजगार जवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एवं उन्होंने BEd
बीएड और कुछ इसमें स्कॉलर्स भी है जो अपने हाथों से कमाकर इन बच्चों को इनको पाला पोसते थे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2 सालों से हम लोग बिल्कुल बेकार बैठे हैं। ये सिर्फ डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस है, जल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस है कि वो लोग हमें कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, वट एवर वॉज नीडेड वी सबमिटेड दैट बिफोर द डिपार्टमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली ADC सोपोर everything is at the time it is on his deaf ears. Nothing happened so far. अब क्या डिमांड है आपकी? डिमांड हमारी यही है कि इसको जब तक आप लीगलाइज करें तब तक हमें इजाजत दिया जाए कि हम वहाँ पे जाके काम करें। ये हजारों लोग, हजारों नौजवान यहाँ पर बेरोजगार नहीं बैठे कर रहे हैं। पिछले हमारे आबाब अजदाद भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती की वजह से पिछले जो 2 साल हो गए इसमें गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर्स फॉलो करने को कहा, जिसके बारे में हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने पेश किए हैं, मगर अभी भी हमें जंगलात के कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो अंडर प्रोसेस है, अभी वो नहीं दे रहे। मगर हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं, हम बिल्कुल घरों में बैठे हुए हैं, अगर हम थोड़ा बहुत हमने 50% जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने पेश किए हैं, बाकी के इनके लिए हमें रिलैक्सेशन देना चाहिए, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि हम भी वो एक तो हम अपना काम करेंगे, अपना लाइवहुड चलाएंगे, हमारा परिवार चलेगा इस पे, उसके साथ साथ हम प्रोसेस भी करेंगे। मगर बदकिस्मती की वजह से एक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमें महीनों लगते हैं। साल 4th क्लास के लिए जो फॉर्म निकले थे इसमें 37,000 लोगों ने फॉर्म भर दिए, जबकि वैकेंसीज जो है वो सिर्फ 7,000 है। कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब दीजिए? हम यहाँ पे काम कर रहे थे, हम अपना रोजी खुद कमा रहे थे। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से दिखा देते हैं कि किस तरह से अनिल हमें अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी तरह से 2 गुट जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर यहां पर तंज जो है वो गुलाम नबी आजाद पर कसे जा रहे हैं। कुछ लोग गुलाम नबी आजाद के समर्थन में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहां पर विरोध में भी दिख रहे हैं। और आज रमन भल्ला ने भी कुछ अपनी बयानबाजी में इशारों में कह दिया है। क्या कुछ कह दिया है, खास बातचीत अनिल के साथ उनकी हुई है, देखिए। कांग्रेस खेमे की बात करें तो कांग्रेस खेमे के अंदर जो है काफी हलचल देखने को मिल रही है पिछले 2 दिन से, और कल भी प्रदर्शन देखने को मिला गुलाम नबी आजाद के खिलाफ। और दूसरी बात करें तो उनके समर्थन में उनके समर्थक भी उतरे। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए भल्ला जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर बातचीत भी करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? लगातार जब गुलाम नबी आजाद बता रहे हैं, जम्मू में काफी हलचल देखने को मिल रही है, क्या कांग्रेस के 2 गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं? कांग्रेस एक यूनाइटेड चेहरा है और इकट्ठा होकर कर रहा है। इसमें गुलाम नबी आजाद की ऐसी शख्सियत है, वो इतने बड़े कद के नेता है, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और कांग्रेस बिल्कुल यूनाइटेडली पहले भी रही, आगे भी रही। कांग्रेस के पास काफ़ी पुरानी पार्टी है, बड़े नेता और बड़े कार्यकर्ता है। कोई कार्यकर्ता किस ढंग से करके क्या कदम करके वो संज्ञान पार्टी ने लिया है और सही आने में देखेंगे कि उसका क्या बन पाए। लेकिन हमारे कहा वही हमने बताया है और ज्यादा इसमें कुछ खास टिप्पणी तो हुई नहीं है। क्या आप प्रधानमंत्री के कार्यप्रणाली को क्या निशाना साधना चाहते हैं, या फिर उनके प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली को तो जम्मू कश्मीर आवाम आज सड़कों पे यहाँ पे है। हम 1.5 साल का हमें मिला क्या? हमें क्या रोजगार मिला? हमें उन्होंने जो पॉलिसियाँ बनाते रहे किसानों के लिए बनाई, किसान आज सड़कों पर है, किसानों ने शहादत दे दी। अगर बॉर्डर के लिए, सीमावर्ती क्षेत्र के लिए बनाया तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और सीजफायर वायलेशन की उल्लंघना इतनी ज़्यादा होगी, बताने की ज़रूरत नहीं। रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई तो आज तक एक लिस्ट नहीं निकाल पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो नहीं कर पाए। तो आप देखें ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे खड़ा करके उनकी नीति क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। आपने इनकम जनरेट करने के लिए यहाँ के गरीब आवाम पिस्सा चला रहा है, एक भी साधन नहीं प्रोवाइड कर पाए। आप सिर्फ घोषणा 15 लाख, 20 लाख करोड़, 80,000 करोड़, ग्राउंड में क्या है? ग्राउंड में जाकर देखो, आप तो राशन भी नहीं दे सके। एक आखिरी सवाल रहेगा, G23 की मीटिंग हुई, उसमें तमाम जम्मू कश्मीर की जितने भी कैडर, क्रीम जनता, अगर हम बात करें नेताओं की, तो वो वहां पर नहीं देखने को मिले। आप भी वहां पर नहीं थे, मीर साहब वहां पर नहीं थे, आखिर ऐसा क्या था वहां पर? हम वहाँ पे क्यों है? पार्टी का प्रोग्राम था, पार्टी में हमने सब इस्तेमाल किया। पार्टी के लोग हमारे एयरपोर्ट भी गए थे, यहाँ पे भी है। वो प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट फंक्शन में जाना जरूरी नहीं, बगैर इन्विटेशन के क्यों जाए? प्राइवेट फंक्शन था ना वहाँ पे। अगर प्राइवेट पार्टी का होता तो कोई भी आदमी होता, हम यहाँ पे चलते। अब प्राइवेट इदारे में बहुत सारे लोग हैं, कोई मजाक सुनने के लिए, कोई बातचीत सुनने के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की धरती में किसी कोई आदमी को सोनिया गांधी को चुनौती दे, हम खड़े मैदान में रहेंगे, मुकाबला करेंगे। तो साफ तौर पर मेरे साथ भल्ला जी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि कटाश सवाल
छोड़ते हुए गए हैं और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी इस चीज का भरपूर तरीके से जो है वो जवाब देंगे। वो देखने वाला समय होगा कि क्या कुछ जवाब निकल कर आएगा। और जम्मू के खेमे की अगर बात करें तो जम्मू से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी और समक्ष आपके रखी है। क्या कुछ नतीजे निकल के आते हैं कांग्रेस खेमे के अंदर, और जिस तरह से कांग्रेस खेमे के अंदर जो है हलचल देखने को मिल रही है, और जम्मू में क्या देखने वाला समय होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने नजर आएगा, वो भी आपके समक्ष रखा जाए। चलिए, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, और आपने ये भी देखा कि फारूक अब्दुल्ला को कोर्ट की तरफ से किस तरह से राहत जो है वो यहाँ पर दी गई है। उसके साथ ही साथ ये भी देखा कि रहबरे फॉरेस्ट के मद्देनजर रखते हुए जिन लोगों को लगाया गया था उनके लिए कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक इस कमेटी ने काम नहीं किया है। उस वक्त महबूबा मुफ्ती जो है वो सरकार में मुख्यमंत्री थी, और साथ ही साथ जो चौधरी लाल सिंह हैं वो यहाँ पर फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आया है, जिस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी था। जो अब यहाँ पर राज्यपाल प्रशासन चल रहा है उनको गौर फरमाने की जरूरत थी कि इन लोगों के लिए सोचा जाए। लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कि अलग अलग जगहों पर धरने प्रदर्शनों का भी सिलसिला जारी है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर शहर श्रीनगर की, या फिर उसके साथ ही बात करें जिला डोडा की, तो लगातार आप देखिए कि सफाई कर्मचारी धरने प्रदर्शन पर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स धरने प्रदर्शन पर हैं। और जब यहाँ पर डीडीसी चुनाव होने थे तो उससे पहले बड़े बड़े दावे यहाँ पेश किए जाते थे कि विकास की राह पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश चलेगा, लेकिन आप देखिए किस तरह से चेयरमैन भी बना दिए गए, लेकिन अभी तक इन लोगों की समस्याओं का निपटारा नहीं हुआ। यातायात की समस्या को सुचारू करने के लिए भी कठुआ के अंदर काम यहां पर चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी पर किस तरह से उन्हीं के लीडर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से बयानबाजी यहां पर की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना वो करते हुए नहीं थक रहे थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए अब यहां कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, वो लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और काफी तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अब देखना यह है कि क्या सही में कांग्रेस के अंदर दो गुट इस वक्त बन चुके हैं, जो एक तरफ गुलाम नबी आजाद के साथ चल रहे हैं और दूसरी तरफ विरोध में चल रहे हैं। लेकिन रमन भल्ला ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि अगर कोई भी इस तरह से बगावत करने की कोशिश करेगा तो उनके जैसे कई और भी नेता हैं जो सोनिया गांधी के पक्ष में खड़े हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से क्या कुछ निकलकर प्रतिक्रिया जो है वो सामने आएगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।